suitability. Okay, so the departmental undertaking are suitable in the following cases: when utmost secrecy is required, defense में, when government control is necessary, and when huge investment is involved, undertaking is a source of revenue. Okay, so the next topic that we are going to study is demerits and the disadvantages of the public corporation. So the public corporation is suitable when undertaking required monopoly power, कि जब undertakings में जो public sector undertakings हैं उसमें क्या है, मोनोपोली पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सिंगल ओनर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस इट इज़ सुटेबल. नेक्स्ट वन इज़ व्हेन अंडरटेकिंग रिक्वायर्ड द स्पेशल पावर डिफाइंड बाय द एक्ट और द स्टैट्यूट. जब अंडरटेकिंग में क्या है, स्पेशल पावर की रिक्वायरमेंट है जो किसके थ्रू डिफाइंड होगा, कोई भी पार्लियामेंट में कोई भी एक्ट के थ्रू क्या होगा, वो डिफाइंड होगा. व्हेन अंडरटेकिंग रिक्वायर रेगुलर ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, जब अंडरटेकिंग क्या है, रिक्वायर होगा रेगुलर ग्रांट फ्रॉम दी गवर्नमेंट, तब क्या है कि उस कंडीशन पे दिस पब्लिक कॉर्पोरेशन इज सुटेबल. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हेन द अंडरटेकिंग आर रिक्वायर अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड द ऑपरेशनल ऑटोनॉमी. ठीक है, जब अंडरटेकिंग क्या है, रिक्वायरमेंट है उसकी बेसिकली फॉर दी रिक्वायर्ड अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन किसका हो, कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी हो और वहाँ पे ऑपरेशनल की ऑटोनॉमी भी हो, ज़्यादा इंटरफेरेंस भी ना हो. ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए ये पब्लिक कॉर्पोरेशन इज सुटेबल. नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट कंपनीज. सो द गवर्नमेंट कंपनीज मीन एनी कंपनी, वेट अ मिनट, द गवर्नमेंट company means any company in which at least 51% of paid up share capitals is held by the central or the state government. कि गवर्नमेंट कंपनी कोई ऐसी कंपनी जिसमें एटलीस्ट 51% पेड अप कैपिटल किसके थ्रू होना चाहिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, और बाय दी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ओके, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का पार्शियली और फुल होना चाहिए किसके थ्रू, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. The government companies are governed and ruled by the provision of Companies Act 1956. ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की कंपनी है वो किसके थ्रू गवर्न और रूल्ड हुई हैं, कि कंपनीज एक्ट 1956 की तरह, जैसे अदर रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं. इसके एग्जांपल हैं आपके सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, STC स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स. सो दीज ऑल आर दी सम गवर्नमेंट कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का 51% शेयर कैपिटल होता है. ठीक है, नेक्स्ट है इसका फीचर्स ऑफ दी गवर्नमेंट कंपनी और दी भेल. फीचर्स क्या हैं इसके, तो पहला है आपका रजिस्ट्रेशन. सो द गवर्नमेंट कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. जो भी गवर्नमेंट कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड कैसे होती, रजिस्टर्ड कैसे होती, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर. सो ऑल द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल ऑन द गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है, जो भी प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के वो एप्लीकेबल कैसे हैं, गवर्नमेंट कंपनी पे. गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट इट फ्रॉम दी सम प्रोविजन बाई पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन. ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनको एग्जेम्प्ट कर देती है फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन. कुछ स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू यहाँ पे एग्जेम्पशन भी मिल जाता है. नेक्स्ट वन इज ओनरशिप. तो द गवर्नमेंट कंपनी इज होली और पार्शियली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. कि जो गवर्नमेंट कंपनी है होली पूरा या तो पार्शियली, कुछ पार्ट में क्या है, ये पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू ओन होती है. द शेयर कैपिटल ऑफ दीज कंपनीज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. इस कंपनी के जो भी शेयर्स होते हैं, शेयर कैपिटल होते हैं, वो कैसे ओन होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होती हैं, और किसके नाम से होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से इसके शेयर कैपिटल को ओन किया जाता है. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट. सो द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो कैसे मैनेज होती है, बाय दी उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. जिसको कौन नॉमिनेट करता है, गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, एंड अदर शेयर होल्डर, जो अदर शेयर होल्डर है उनके थ्रू. सो द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स. तो गवर्नमेंट के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो
मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को क्या कर सके, अपॉइंट करें. नेक्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी. सो द गवर्नमेंट कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है. इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को अपने नाम से, अपने नेम के साथ परचेज एज वेल एज सेल भी कर सकते हैं. इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम. ये क्या है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकते हैं थ्रू इट्स ओन नेम. अपने नेम से वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकते हैं. नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्रियल कंट्रोल. सो अ गवर्नमेंट कंपनी इज सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल कंट्रोल. कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ये किसकी सब्जेक्ट होती है, कि मिनिस्ट्रियल के थ्रू, मिनिस्ट्रीज के थ्रू कंट्रोल होता है. द कंसर्न मिनिस्ट्री मेक अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर. जो इससे रिलेटेड कंसर्न मिनिस्ट्री है वो क्या करती है, अपॉइंटमेंट करती है डायरेक्टर का. द मिनिस्ट्री में इशू डायरेक्शन एंड कैन अज्यूम द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द अंडरटेकिंग. मिनिस्ट्री क्या करती है, इशू करती है डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन है, एंड अज्यूम ये करती है ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द अंडरटेकिंग. अंडरटेकिंग इस बिजनेस का पूरा सुपरविजन भी कौन करता है, पूरा कोई भी कंसर्न मिनिस्ट्री ही करती है. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. सो द गवर्नमेंट कंपनी इंजॉयज बोरोइंग पावर. जो गवर्नमेंट कंपनी है वो क्या करती है, इंजॉय करती है बोरोइंग पावर को, बोरो करने के. सो इट कैन रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ द वेरियस सिक्योरिटीज़. दे कैन रेज, वो कैपिटल को इशू कर सकते हैं कैसे, वेरियस इशू को, जनरल पब्लिक को, डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करके. सो इट इज़ फ्री टू यूज़ इट्स रेवेन्यू फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी. तो ये क्या है, ये फ्री हैं अपने रेवेन्यू को यूज़ करने के लिए, जो भी इनकी इनकम हो रही है, कि वो ग्रोथ और एक्सपेंशन को अगर करना है उसकी कंपनी के, उसको वो यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एफिशिएंट स्टाफ. सो द रिक्रूटमेंट एंड द रिम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज़ इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ. ठीक है, जो भी रिक्रूटमेंट इनका कैसे होगा, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, इनको सैलरीज़ कैसे मिलेगी, डिफरेंट रिम्यूनरेशन जो भी है वो कैसे मिलेगा, ये कैसे इंडिपेंडेंटली कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट कंपनी खुद इसको डिसाइड करती है. दे आर नॉट गवर्न बाय द सिविल सर्विस रूल. ये कोई भी जो भी सिविल सर्वेंट के थ्रू इनको क्या है, कोई भी गवर्न नहीं होते. नेक्स्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी. So the government companies are accountable to the ministry or the department concerned. जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो किसके लिए अकाउंटेबल होती है, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के कंसर्न में. इट्स एनुअल रिपोर्ट इज़ प्रेजेंटेड एंड डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबली. इसके जो भी एनुअल रिपोर्ट हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं और डिस्कस होते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में क्या होते हैं, डिस्कस्ड होते हैं. तो गवर्नमेंट कंपनी क्या है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है टू द मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट. जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके लिए वो लोग क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. नेक्स्ट अब आता है आपका मेरिट एंड डिसएडवांटेज ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी. The main advantages of the government companies are, first one is administrative autonomy. The government company is relatively free from the government and political interference. जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो क्या है, फ्री होती है कोई भी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से. इट कैन फंक्शन फ्रीली एंड स्मूथली अंडर द जनरल विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं तो उनके थ्रू ये क्या है, सारे फ्री हैं. सुटेबल चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस वेन एवर नीडेड. सुटेबल कोई भी चेंज क्या है, इंट्रोड्यूस हो सकते हैं जब ये नीडेड है विद इन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अंदर कोई भी चेंजेस इंट्रोड्यूस हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी. सो द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड, फाइनेंस्ड एंड ऑडिटेड जस्ट एज एनी अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनी. जो गवर्नमेंट कंपनी है वो कैसे मैनेज होती है, फाइनेंस होती है और ऑडिट भी होती है कैसे, कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी की ही तरह. इट कैन देयरफॉर सिक्योर रेगुलर फ्लेक्सिबिलिटी. यहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, फ्रीडम होती है ऑपरेशन की, कोई भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है. एंड क्विकनेस ऑफ द एक्शन इन द रनिंग द इंटरप्राइज. और कोई भी डिफरेंट एक्शन लेने के लिए, कोई भी हमें एक्टिविटीज़ करने में गवर्नमेंट कंपनी में क्या है, बहुत ज़्यादा क्विकनेस भी होती है, बहुत टाइम टेकिंग भी नहीं होती है. नेक्स्ट वन इज एफिशिएंट स्टाफ. सो द गवर्नमेंट कंपनी कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन.
जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उनके अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट एंड द रिम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, रिक्रूटमेंट और जो भी रिम्यूनरेशन है एम्प्लॉयज़ का उसके अकॉर्डिंग सो दे कैन अपॉइंट प्रोफेशनल एंड स्पेशलाइज्ड पीपल बाय ऑफरिंग बेटर सर्विस एंड दी सैलरी। ये क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं प्रोफेशनल्स को, डिफरेंट स्पेशलाइज्ड पीपल को, बाय ऑफरिंग बेटर सर्विस, उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको बेटर सैलरी, अच्छी सैलरी भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज कोलैबोरेशन। द गवर्नमेंट कंपनी कैन अवेल एंड अकोमोडेट मैनेजरियल स्किल, टेक्निकल know how or expertise of private enterprise by conveniently collaborating with it। ठीक है, द गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, एकोमोडेट करती है और अवेलेबल मैनेजरियल उसकी स्किल होती है, टेक्निकल नो हाउ टू एक्सपर्टाइज ऑफ द प्राइवेट इंटरप्राइज। ठीक है, वो किसके साथ कोलैबोरेट होती है, प्राइवेट कंपनी के साथ, कि वो कैसे मैनेजरियल स्किल्स को अपनी एफिशिएंटली करे और कैसे हर एक कंडीशन में एक्सपर्टाइज हो। तो कोलैबोरेशन भी प्राइवेट इंटरप्राइजेस के साथ होता है। नेक्स्ट वन इज demerit and the disadvantages of the government company। First one is autonomy on paper only। So the freedom and the flexibility offered to government company is the true theoretical only। कि जो भी फ्रीडम मिली है, फ्लेक्सिबिलिटी है गवर्नमेंट कंपनी को, ये बस थियोरेटिकली होती है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ द गवर्नमेंट, एक्चुअल प्रैक्टिस में बीइंग द मेजर शेयर होल्डर डिक्टेट द टर्म्स एंड गेट द थिंग्स डन इन इट्स ओन वे। ये जो भी इसके शेयर होल्डर हैं वो क्या करते हैं, सारे टर्म्स को डिक्टेट खुद ही बताते हैं और अपने अकॉर्डिंग ही सारे वर्क को भी वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो द गवर्नमेंट कंपनी आर ट्रीटेड एज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मिनिस्टर। जो भी गवर्नमेंट कंपनी है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी हो जैसे किसी भी मिनिस्टर की, मतलब जैसे उनका खुद की प्रॉपर्टी हो, ऐसे इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट कंपनीज में। मिनिस्टर ऐसे इसको मैनिपुलेट करते हैं। सो द इंटरफेरेंस ऑफ द मिनिस्टर इज़ फ्रीक्वेंट। जो भी इंटरफेरेंस है मिनिस्टर का वो भी क्या होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। द ऑपरेशनल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड द फैंसीज ऑफ द मिनिस्टर्स। जो भी ऑपरेशन पॉलिसी होती है गवर्नमेंट कंपनी की, दे ऑल आर अकॉर्डिंग टू द विल, जो जितनी भी उनकी विल्स हैं डिफरेंट मिनिस्टर्स की, उनकी डिज़ायर हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं सारे गवर्नमेंट कंपनी के डिफरेंट पॉलिसी भी वैसे ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बोर्ड पैक्ड विद द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन दी गवर्नमेंट कंपनीज इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं किसके, आपके गवर्नमेंट कंपनी के, वो किसके थ्रू अपॉइंट होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू ही अपॉइंट होते हैं। सो दीज डायरेक्टर ऑलवेज ट्राई टू प्लीज़ द गवर्नमेंट। तो ये सारे जो डायरेक्टर होते हैं वो हमेशा क्या ट्राई करते हैं, वो दे ऑलवेज ट्राई टू प्लीज़ विद द गवर्नमेंट, कि वो हमेशा एक गुड रापोर्ट किसके साथ बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के साथ, रादर देन इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। वो ज़्यादा ये फोकस करते हैं कि वो अच्छा प्रॉपर एक पर्सनल रिपोर्ट या अपना अच्छा काम निकालने के लिए गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा क्या होते हैं, प्लीज़ हो जाते हैं, उनके साथ ज़्यादा मिक्स्ड हो जाते हैं, रादर देन वो ये नहीं सोचते हैं कि उनको अपनी जो भी अपना गवर्नमेंट कंपनी है उसको हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, ये उनको नहीं सोचना होता है। वो ज़्यादा किसके, गवर्नमेंट के ज़्यादा वो उसको प्लीज़ करने में, उनको खुश करने में ही वो ज़्यादा लगे रहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ suitability। ओके, सो द गवर्नमेंट कंपनी इज सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो गवर्नमेंट कंपनी है वो सुटेबल है ऑर्गेनाइजेशन किस कंडीशन पे, वेर द गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल अ कंपनी इन अ प्राइवेट सेक्टर विदाउट नेशनलाइजेशन। जब गवर्नमेंट क्या है, जब ये गवर्नमेंट वांट करे, जब गवर्नमेंट चाहे कि वो कंट्रोल कंपनी को कंट्रोल कैसे करे, इन द प्राइवेट सेक्टर में कंट्रोल करे विदाउट नेशनलाइजेशन, उसे बिना नेशनलाइज्ड किए गवर्नमेंट जब ये चाहे कि कंपनी को इन अ प्राइवेट सेक्टर में इसको कंट्रोल करे। व्हेन गवर्नमेंट वांट्स टू गो फॉर ए कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट इंटरप्राइजेज, जब गवर्नमेंट क्या है वो ये प्रेफर करे कि वो कोलैबोरेशन किसके साथ करे, प्राइवेट इंटरप्राइजेज के साथ करे, एंड वेयर द प्रोजेक्ट रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड द फंड, जहाँ पे क्या हो कि गवर्नमेंट क्या ये डिसाइड करे, वेयर द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड गवर्नमेंट प्लानिंग, जहाँ पे प्रोजेक्ट की ये रिक्वायरमेंट है
कि वो किसके थ्रू डिसाइड हो, वो डिसाइड हो कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट की ही प्लानिंग हो, गवर्नमेंट का ही फंड लगे। उस कंडीशन पे क्या है, ये आपका गवर्नमेंट कंपनी एक सुटेबल, एक चांसेस हो सकती, सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। Next topic that we are going to study is the changing role of the public sector. So the public sector has playing a vital role in the economic development of the country. So despite their impressive role, public enterprises in India suffer from several problems such as poor project planning, excessive overheads, overstaffing, underutilization of capacity, inefficiency, etc. ठीक है, कोई भी पब्लिक सेक्टर क्या करता है, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो डिस्पाइट देयर इम्प्रेसिव रोल, उनके इम्प्रेसिव रोल के अलावा जब हम देखते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेज इन इंडिया क्या है, सफ़र फ्रॉम दी सेवरल प्रॉब्लम। जो पब्लिक इंटरप्राइज है वो क्या कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, सच एज पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग। जो पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग है, एक्सेसिव ओवरहेड है, बहुत ज़्यादा ओवर लोड हो गया है, ओवर स्टाफिंग है, जितने स्टाफ की ज़रूरत है उससे ज़्यादा स्टाफ हैं। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, जो कैपेसिटी उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इनएफिशिएंसी, मतलब उतना एफिशिएंट भी नहीं है। तो दीज ऑल आर दी सेवरल प्रॉब्लम। So to overcome these problems and to bring improvement in the efficiency level of the public sector, some steps are taken by the government. ठीक है, अगर इन प्रॉब्लम से क्या करना है, ओवरकम करना है और इम्प्रूवमेंट करना है एफिशिएंसी में पब्लिक सेक्टर के, तो कुछ स्टेप्स क्या हैं, लेने पड़ेंगे। स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेगी। सो ऑल्दो द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इज नॉट रिमार्केबल, बट देन ऑल्सो गवर्नमेंट कांट इग्नोर द डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, ऑल्दो हम ये देख रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की वो इतनी रिमार्केबल नहीं है, बट देन ऑल्सो गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर, गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती है डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, बिकॉज दीज एंटरप्राइजेस हेल्प टू ओवरकम द सोशल प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इम्बैलेंस इन द रीजनल ग्रोथ एक्सेट्रा। ठीक है, फिर भी ये सारी जो हैं दीज एंटरप्राइजेज हेल्प्स टू ओवरकम, हेल्प क्या करती है, ओवरकम करने के लिए जो भी सोशल प्रॉब्लम है, लाइक पॉवर्टी प्रॉब्लम है कंट्री में, आपका अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस है इन रीजनल बैलेंस ग्रोथ में। सो गवर्नमेंट हैज़ टेकन दी वेरियस स्टेप्स टू चेंज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत स्टेप्स लेती है कि पब्लिक सेक्टर के रोल को चेंज करने के लिए, सो दैट इट्स एफिशिएंसी कैन इंक्रीज, जैसे उसकी एफिशिएंसी क्या हो, इंक्रीज हो जाए। तो फर्स्ट वन हेयर इट इज गिवन दैट द चेंजिंग रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। सो फर्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। So the government of India has introduced 4 major reform in the public sector in its new economic policy of the 1991। देखिए, जो इंडियन इकोनॉमी में 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेमस क्या है आप इकोनॉमिक पॉलिसी है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। उसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 4 मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था इन दी पब्लिक सेक्टर में। तो पहला क्या है, उसमें है दीज आर रीस्ट्रक्चर एंड द रीवाइव पोटेंशियल वाइबल PSUs, की जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जिनमें पोटेंशियल है कि वो फिर से रीस्टोर हो सकती हैं, जो फिर से रीस्ट्रक्चर हो सकती हैं, उनको फिर से करना है। नेक्स्ट इज क्लोज डाउन द PSU विच कैन नॉट बी रिवाइव्ड, उन सारे PSUs को क्लोज कर देना है जो फिर से रीस्टोर नहीं हो सकते, जिनमें पोटेंशियल है फिर से स्टोर करने की वो करेंगे उसको, और जो जिनमें पोटेंशियल नहीं है उनको क्लोज डाउन कर देना है। थर्ड कह रहा है ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट इक्विटी इन ऑल स्ट्रैटेजिक PSUs टू 26% और लोअर इफ़ नेसेसरी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है कि जो भी गवर्नमेंट की इक्विटी है उसको ब्रिंग डाउन कर देना है इन ऑल स्ट्रैटेजिक ऑल नॉन स्ट्रैटेजिक एरिया में अप टू दिस 26% तक उनकी जो भी गवर्नमेंट इक्विटी है उसको कम कर देना है, और उससे कम भी कर देना है अगर नेसेसरी हुआ तो। नेक्स्ट वन इज फुली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स।
जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है. सो द स्टेप्स टेकन टू अचीव द मेंशन्ड एलिमेंट्स आर, जो स्टेप्स लिए गए कि ये जो ऊपर एलिमेंट्स हैं उनको अचीव करने के लिए, तो सबसे पहला है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 18. ठीक है, जो भी नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व थी आपका पब्लिक सेक्टर में उसको रिड्यूस कर देना है. पहले उसको 17 से 8 किया गया, अब उसको 8 से 3 कर दिया, बाद में उसको 8 से 3 भी कर दिया गया. सो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1956 में आई थी, देयर वर 17 इंडस्ट्री रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर. ठीक है, उसमें 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो क्या थे, रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए. सो इन 1991 द इंडस्ट्रियल पॉलिसी द नंबर वॉज reduced to 8. बट जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपका 1991 में आया तो उसको 17 से क्या कर दिया गया, 8 कर दिया गया. एंड इन 2001 में वो 8 से 3 पे भी आ गई. तो जो 3 गवर्नमेंट के पास क्या है, रिजर्व है, वो कौन सी है, एटॉमिक एनर्जी है, आर्म्स है और रेलवे ट्रांसपोर्ट है. तो गवर्नमेंट ने इन तीनों को छोड़ के सबको क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड आउट कर दिया है. This means that after 2001 the private sector could enter in all the areas. इसका मतलब ये है कि 2001 के बाद प्राइवेट सेक्टर क्या है, वो हर एक एरिया में एंटर कर सकता है एक्सेप्ट दीज 3. एक्सेप्ट इन तीनों के एक्सेप्टली वो हर जगह क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, एंटर कर सकता है. तो गवर्नमेंट रियलाइज दैट इफ़ वी अलाउ प्राइवेट सेक्टर इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर दिस विल इनकरेज द इवन पब्लिक सेक्टर. ठीक है, अगर अब क्या है प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जाएगा तो ये क्या इनकरेज करेगा, पब्लिक सेक्टर को भी इनकरेज करेगा टू परफॉर्म बेटर, कि वो बेटर परफॉर्म करे. दे विल हैव टू कम्पीट विद द प्राइवेट सेक्टर, फिर वो क्या है प्राइवेट सेक्टर के साथ कम्पीट करेंगे. नेक्स्ट है आपका डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ सेलेक्ट सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज. ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, ये है डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक. कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो भी इक्विटी शेयर्स हैं, जो शेयर्स हैं पब्लिक सेक्टर के, उसको सोल्ड किसको कर देना, प्राइवेट सेक्टर को कर देना और जनरल पब्लिक को कर देना. सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू विथड्रॉ इट्स होल्डिंग फ्रॉम PSUs एंड इनकरेज मोर पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. ठीक है, तब इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो भी उसकी होल्डिंग्स है PSUs की, वहाँ से विथड्रॉ करेगी एंड इनकरेज मोर पार्टिसिपेशन. किसका पार्टिसिपेशन मोर इनकरेज करेगी, प्राइवेट सेक्टर का, किसमें, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को मैनेज करने में. ठीक है, फिर इट वाज एक्सपेक्टेड दैट इट विल इम्प्रूव द मैनेजरियल एफिशिएंसी ऑफ PSUs. अब ये एक्सपेक्ट किया गया कि अगर ऐसा किया जाएगा तो ये जो भी मैनेजरियल एफिशिएंसी है PSUs की, उसको वो इम्प्रूव करेगा. नेक्स्ट वन इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन. जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइवेटाइजेशन का वो क्या है, रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक फंड्स ब्लॉक्ड इन दीज यूनिट. कि जो भी पब्लिक फंड्स ब्लॉक हो गए हैं इन सारे यूनिट में, उनको वहाँ से रिलीज़ करना, वहाँ से निकालना एंड यूटिलाइज देम फॉर द अदर सोशल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट. और इनको क्या करना, यूटिलाइज़ करना अदर सोशल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट में, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में. तो उन सारे फंड को वहाँ पे करना. रिडक्शन डेट एंड इंटरेस्ट बर्डन. जो भी डेट है उसको रिड्यूस करना, इंटरेस्ट बर्डन है वो भी क्या कर देना, उसको बर्डन को भी कम करना. ट्रांसफरिंग द रिस्क फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर. जो भी रिस्क है उसको क्या करना, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर देना. रेड्यूसिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल. जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसको भी कम कर देना. एंड डिस्करेजिंग गवर्नमेंट मोनोपोली. जो भी गवर्नमेंट की मोनोपोली है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में, उसको भी क्या कर देना, डिस्करेज करना. सो पॉलिसी रिगार्डिंग द सिक यूनिट्स to be the same as that for the private sector. So all the laws making public sector enterprises were handed over to BIFR. ठीक है, जो भी लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थी वो उनको किसको हैंड ओवर कर दिया गया, BIFR को, मतलब बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड दी फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन. सो द BFIR डिसाइडेड टू वाइंड अप सम वेरी सिक यूनिट्स. तो जो भी बहुत सिक यूनिट्स थी, मतलब जो एकदम अच्छे कंडीशन में नहीं थी, तो BIFR ने क्या डिसाइड किया
कि इन सारे को क्या कर देना है, वाइंड अप कर देना है, बंद कर देना है, क्लोज डाउन कर देना है, एंड टू रिवाइव एंड रिहैबिलिटेट सम अदर सिक यूनिट वेयर देयर इज स्कोप टू कन्वर्ट देम इनटू हेल्दी यूनिट। ठीक है, और ऐसी यूनिट्स को जो हेल्दी में कन्वर्ट हो सकती हैं उनको क्या कर देना, रिवाइव कर देना, उन सारी सिक यूनिट को रिवाइव कर देना जो अभी भी इस कंडीशन में हैं कि हम उनको फिर से हेल्दी यूनिट में कन्वर्ट कर सकें। सो देयर वाज लॉट ऑफ अपोजिशन शोड बाय द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयज़ ऑफ यूनिट। ठीक है, अब ऐसा किया जाएगा, अगर वाइंड अप कर दिया जाएगा तो उससे बेसिकली क्या होगा कि जो भी अपोजिशन है उनको लॉस होने लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा अपोजिशन किया गया डिफरेंट वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि उनकी जॉब तो चली जा रही थी। जैसे ही हम कोई भी यूनिट शट डाउन हो जाएगी तो उनकी जो जॉब है वो चली जाएगी। सो विच वर डिसाइडेड टू बी क्लोज डाउन, जिसको डिसाइड किया गया कि क्लोज कर देना है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द नेशनल रिन्यूअल फंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, नेशनल रिन्यूअल फंड को क्या किया, इस्टेब्लिश किया टू रिहैबिलिटेट एंड कॉम्पनसेट द वर्कर, कि उन सारे जो भी वर्कर्स हैं उनको कॉम्पनसेट करने के लिए एंड ऑफर देम वेरियस वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम्स, और उनके लिए क्या किया, वॉलेंट्री मतलब खुद की अपने ओन इंटरेस्ट से वो रिटायरमेंट स्कीम भी इनके लिए अपॉर्चुनिटी दी। सो देयर आर मैनी इंटरप्राइजेज विच वर वेरी सिक, ऐसी बहुत सारी इंटरप्राइजेज थी जो क्या थी, बहुत ही सिक थी, एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट इन पोजिशन टू फीड देम एनी वो। अब गवर्नमेंट क्या है, उस कंडीशन पे नहीं थी कि इनको और ज़्यादा टाइम पीरियड थे वो उसको फीड करा सके। सो दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक दी हार्श स्टेप ऑफ द क्लोजिंग दीज यूनिट। ठीक है, तब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक हार्श स्टेप लिया कि इन सारे यूनिट्स को हम क्लोज डाउन कर देंगे आफ्टर प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू दी वर्कर्स, कि जो भी वर्कर्स हैं उन इस यूनिट के जो भी वर्कर्स हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करके इनको क्लोज डाउन कर देंगे। और वो सेफ्टी कैसे प्रोवाइड की जाएगी, थ्रू दी नेशनल रिन्यूएबल फंड के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो अंडर MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द पब्लिक सेक्टर इज़ गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इस MOU के अंडर क्या हुआ, मार्जिनल कह रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर को क्या है, ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल गई। ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलने का मतलब है कि उनको ज़्यादा फ्रीडम मिल गई। पहले वो बहुत सारे डिसीज़न खुद नहीं ले सकते थे, बट उनको ऑपरेशन में भी कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को खुद अपने आप से उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा क्या हुई, उनको एक ऑटोनॉमी भी दे दी गई। सो अंडर MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द पब्लिक सेक्टर इज़ गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी, उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी मिली, ज़्यादा फ्रीडम मिली। सो अभी उनको क्या है, हर एक चीज़ के लिए इतना परमिशन लेना नहीं पड़ता था। दे आर गिवन द टारगेट, अब उनको क्या किया गया, इस कंडीशन पे उनको टारगेट दे दिया गया। ये टारगेट कि आपको इतना इस लेवल पे या इस कंडीशन पे या इस मंथ और क्वार्टरली आपको हाफ ईयरली इतना प्रोडक्शन करना है, या इतना आपको बेसिकली दिखाना है कि आपने इतना अर्निंग की, आपको इतना रेवेन्यू मिला, इतना प्रॉफिट मिला, या इतना प्रोडक्शन करो। तो इसका इनको क्या कर दिया गया, बेसिकली टारगेट दे दिया गया। ठीक है, सो दे आर गिवन द टारगेट, उनको टारगेट दे दिया गया। एंड टू अचीव दिस टारगेट, अब इन टारगेट को अचीव करने के लिए क्या किया गया, दीज यूनिट आर ग्रांटेड ऑपरेशनल फ्रीडम। अब देखो, सबसे पहले क्या किया गया, उनको टारगेट दिया गया, कुछ डिसाइड किया गया कि नहीं, अब आपको क्या है कि इतने क्वार्टरली आपको इतना प्रोडक्शन करना है और इस प्रोडक्शन में आपको इतनी अर्निंग भी करना है। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए दीज यूनिट आर ग्रांटेड ऑपरेशनल फ्रीडम, अब उसको अचीव करने के लिए इनको क्या है, ऑपरेशनल फ्रीडम भी मिली, मतलब उनको फ्रीडम भी मिली ऑपरेशन करने में कि वो अपनी जो भी एक्टिविटीज़ है वो खुद कर सके, फ्रीडम है, बट दे आर अकाउंटेबल फॉर नॉट अचीविंग द रिजल्ट ऑन टाइम। बट वो लोग क्या थे, वो अकाउंटेबल किस लिए थे, वो अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल इसीलिए थे कि अगर वो काम प्रॉपरली उस जितना भी डेडलाइन दी गई है, जितना भी टाइम दिया गया है, उसमें अगर वो अपने काम को जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे,
तो इन दैट कंडीशन दे आर अकाउंटेबल, वो अकाउंटेबल होंगे, उनको बताना पड़ेगा कि वाई दे आर नॉट एबल टू डू दीज थिंग्स इन ऑन द राइट टाइम, कि वो राइट टाइम पे सारा काम क्यों नहीं कर पाए. सो थ्रू MOU, थ्रू मार्जिनल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ द मिनिस्टर्स कैन बी रिड्यूस. तो जो भी अननेसेसरी इंटरफेरेंस था मिनिस्टर्स का वो रिड्यूस हुआ, एंड द मोर ऑटोनॉमी इज़ ग्रांटेड, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है उनको ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड की गई टू दीज यूनिट, इन सारे यूनिट को, बट दे आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द स्पेसिफिक रिजल्ट. बट अभी भी वो क्या थे, वो अकाउंटेबल थे कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए, कि अगर जो उनको टारगेट दिया गया है सो दे हैव टू फुलफिल.